नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे हज़ारों बलोच भाई हैं वो अपनी डिमांड्स को लेकर, मिसिंग पर्सन्स को लेकर पता नहीं पिछले कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। एक लॉन्ग मार्च इन्होंने निकाला तुर्बत से। पहले वो प्लान था क्वेटा जाने का, लेकिन प्लान बदला, फिर वो इस्लामाबाद का हो गया और इस्लामाबाद ये लोग कल रात को पहुँचे हैं। लेकिन वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो आप सब ने देखा कि किस तरह से पुलिस ने, इस्लामाबाद की पुलिस ने बर्ताव किया, किस तरह से जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग अपनी डिमांड्स को लेकर, उनके साथ बिहेव किया गया। तो मोहम्मद उस्मान हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद उस्मान ज़ायका न्यूज़ के फाउंडर हैं और बहुत अच्छा काम किया। इनको मैंने फॉलो किया पूरा, इनके सारे लाइव देखे मैंने, इन्होंने जो भी वॉक थ्रूज़ किए वो सारे मैंने चेक किए। स्वागत है आपका बहुत बहुत मोहम्मद उस्मान भाई। बहुत शुक्रिया वक्त देने का, मेहरबानी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल रात को जो कुछ भी हुआ आपने वहां पर क्या देखा, क्योंकि आपसे बेहतर सारे इंसिडेंट्स को, जो कुछ भी हुआ वहां पे, उससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई और डिस्क्राइब कर नहीं पाएगा। आप बताइए क्या हुआ वहां पे कल रात को। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पर बलोच लापता अफराद के लवाकिन पे एक इनकाउंटर और अपने लापता प्यारों के बाजियाबी के लिए गुज़िश्ता 14 दिनों से तुर्बत से रवाना हो चुके थे और कल रात ही को इस्लामाबाद पहुंचे। रास्ते में तो रुकावटें बहुत ज्यादा थी, लेकिन वहाँ पर तशद्दुद का या फिर गिरफ्तारी का ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। कल रात को तकरीबन 3 बजे के करीब इस्लामाबाद पुलिस ने वहाँ पर बच्चे मौजूद थे, औरतें थे, नौजवान थे, बूढ़े थे, उन पर हमलावर हुए। बिल्कुल मैंने इस महीने में 2 मर्तबा गजा जैसी सूरत-हाल यहाँ पाकिस्तान में देखी है। एक चमन से जब पीटीएम के सरबराह मंजूर पश्तून तुर्बत जा रहे थे, वहाँ इन्हीं बलोचों के साथ इज़हार एकजहती के लिए, तो चमन में एफसी के एहलकार और पुलिस के एहलकार, उन्होंने डायरेक्ट मंजूर पश्तीन पे फायरिंग की। तो उस वक़्त मैं यूँ समझा कि गोया मैं गज़ा में इसराइली बमबारी का सामना कर रहा हूँ। कल रात को भी जब पाकिस्तानी या इस्लामाबाद के जो पुलिस है, वो जब बलोचों पे जिस तरह हमलावर हुए, जिस तरह उन्होंने तशद्दुद की, जिस तरह वो घसीटा, बिल्कुल मैं वही गज़ा वाले सूरत-हाल की बात करूँगा कि मैं यही समझा कि मैं गज़ा में इसराइली जारियात का सामना कर रहा हूँ। तो वहाँ अ, पर 2 मर्तबा रेड पड़ी है पुलिस की। एक मर्तबा आए, उन्होंने नौजवान वहाँ से ले गए, जो बलोच नौजवान बैठे थे उनके साथ। फिर 10 मिनट के बाद दोबारा आए, फिर औरतों, बच्चों को घसीटा और उन्हें ले गए। वहाँ रोडों पे वो पड़े थे बेहोश, बिल्कुल 4-5 औरतें और बच्चे वहाँ पे पड़े थे। मेरे ट्विटर अकाउंट पे इसकी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो जिस ज़ुल्म का सामना कल हम लोगों ने किया, इसका मिसाल 4 सालों में मैं नहीं दे सकता। मोहम्मद उस्मान भाई, मैंने किसी कल एक और वीडियो कोई मैंने देखा। उस वीडियो में एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि इतना जुल्म तो इजराइल भी नहीं करता जो यहाँ पर इस्लामाबाद की पुलिस कर रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैंने मिसाल ये दी कि मैंने पिछले 1 महीने में 2 मर्तबा वही सूरत-हाल देखी जो गज़ा में हो रहा है इसराइल की जानिब से। एक मर्तबा जब पीटीएम के सरबराह मंजूर पश्तीन इस वक़्त लाखों करोड़ों लोगों के सरबराह है, उनका नुमाइंदा है, उस पर डायरेक्ट आप फायरिंग कर रहे हैं, तो फिर ये अवाम किस तरफ जाएगी? वहाँ पर उस वक़्त चमन में बगावत ही होने वाली थी, लोग निकल आए थे, वहाँ पे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता था, लेकिन सूरत-हाल कंट्रोल हुई। कल रात को भी यही सूरत-हाल था। बजाए इसके कि आप कल रात को आते, इन बच्चों के लिए आप खाने का बंदोबस्त कर लेते, इनके लिए आप खेमों का बंदोबस्त कर लेते। वहाँ सर्दी थी, -10 सर्दी में आप उन पर ऐसे हमलावर हुए कि गोया ये आपके बड़े खतरनाक और सबसे बड़े दुश्मन हैं। यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा है कि वो अपने बड़े दुश्मनों के साथ बड़ा अच्छा रवैया रखते हैं, बड़ा अच्छा सलूक करते हैं उनके साथ। लेकिन यहाँ पर जो महकूम कौम है, पश्तून, बलोच, उन पर हर वक़्त ऐसे हमलावर होते हैं कि वो इनके सबसे बड़े खतरनाक और बड़े दुश्मन होते हैं। तो फिर कल गिला भी करते हैं, मैंने कल भी कहा, ये लोग गिला करते हैं कि बलोच क्यों पहाड़ों के ऊपर चढ़े हैं। वो आईनी तरीके से नीचे उतरे या आईनी तरीके से जद्दोजहद करे, एहतिजाज करे। जब वो नीचे उतरते हैं, वो एहतिजाज करने लगते हैं, तो फिर आप उन पर इस तरह हमलावर होते हैं। आपने एहतिजाज का रास्ता बंद कर दिया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बच्चे, ये नौजवान कहाँ जाएँगे आप? किस रास्ते पे जाएँगे? आप एहतिजाज इन्हें करने नहीं देते, तो फिर ये लोग कहाँ जाएँगे? कौन-सा रास्ता इख्तियार कर लेंगे?
फिर आप तो इस बात की एक गिला आप नहीं नहीं कर सकते कि आप पहाड़ों से नीचे उतरे या पहाड़ों पर मत जाए। आप एहतिजाज का रास्ता बंद कर रहे हैं, आप उससे बात करने का हक छीन रहे हैं, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? सवाल है। अब ये सवाल करने पर मुझे अभी अभी इत्तला मिली, या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अभी अभी इत्तला मिली कि दूसरी बार, कल रात से दूसरी बार मुझे गिरफ्तार करने के लिए छापे पड़ रहे हैं। अभी मुझे इसी वक्त व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि आपको गिरफ्तार करने के लिए छापे आ रहे हैं। तो अब मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? इसलिए कि मैंने इन मासूमों को कवरेज दिया है। कौन सा बड़ा जुर्म किया? कौन सी गलत बात की है? अब बात करने का अगर छीन लिया तो फिर हम कौन सा रास्ता इख्तियार? आप बताए, दूसरा रास्ता कोई और है क्या? हम जाए? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने मोहम्मद उस्मान जी। और मैंने देखा, और ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसमें तो कोई शोरगुल नहीं था, कोई हंगामा नहीं था, पीसफुल प्रोटेस्ट है, अपनी डिमांड्स को लेकर आए हैं। अगर आप एक डेमोक्रेटिक नेशन कहते हैं अपने आप को, तो आपको तो एक पीसफुल डिमांड जो कर रहे हैं लोग, उनकी बातें सुननी चाहिए, आपको उनसे बातें करनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि ये तो बिल्कुल मतलब इन ह्यूमन कार्रवाई की गई है इस पे ऊपर। मैंने जब महरंग बलूच जब पहुंची, मैंने उनकी बातचीत सुनी कि वो कह रही थी लगातार। मेरा ये आपसे सवाल है कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो फौज के लोग हों, क्या वो महरंग बलोच को सुनने को तैयार नहीं थे? क्या आप लोगों की डिमांड्स को सुनने को तैयार नहीं है? वो आप लोग से बात क्यों नहीं करने को तैयार नहीं है? क्यों तैयार नहीं है? देखिए, मैं एक पठान हूँ, और हमारे पश्तो में एक कहावत है, वही गल नैम लबाचा नवेरे, यानी अगर मैं चोर नहीं हूँ तो मुझे बादशाह से कोई डर नहीं। अब अगर ये लोग जो मुतालिबात लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि अब जो लापता अफराद के लवाकिन है उन्हें अदालत में पेश करे। यानी सबसे बड़े आईनी बात इससे बढ़कर और कोई नहीं है कि खुद आवाम कह रहे हैं रियासत को कि आप आइन पर अमल कर दे। उन्होंने वो मुतालबा लेकर आए थे कि एक कमीशन बनाए, ताकि बलूचिस्तान में होने वाले तमाम वाकयात का वो जायजा ले सके, वो तहकीकात करे, जो गलत हो उन्हें गलत कह दे, जो सही हो उन्हें सही कह दे। अब इन दो बातों पर उन पर तशद्दुद हुई है। मैं आपसे कहता हूँ, दुनिया की कौन सी कानून, दुनिया की कौन सी मजहब, दुनिया की कौन सी रिवायात इस बात की इजाजत देते हैं कि सिर्फ बात करने पर आप उन पर हमलावर हो, फिर बच्चों पर, औरतों पर? ना इस्लाम इसको इजाजत देते हैं, और ना ही दुनिया के कोई भी मजहब इस बात की इजाजत। इस्लाम कहते हैं कि दौरान जंग आप बच्चों और औरतों पर जुल्म नहीं कर सकते। लेकिन कल मैंने देखा कि वो इस्लाम के भी खिलाफ जा रहे थे, वो पाकिस्तानी आइन के भी खिलाफ जा रहे थे, वो दुनिया के कवानीन के भी खिलाफ जा रहे थे, वो दुनिया के रिवायत के भी खिलाफ जा रहे थे। वो मारंग ने क्या कहा? मारंग कौन सी बात लेकर था? मारंग के साथ बंदूक नहीं था। मारंग के साथ, मैं कहता हूं, इन बच्चों के साथ रात को खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो ये लोग तो सिर्फ एक बात लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। 14 रोज उन्होंने सफर किया है, 14 रातें, 14 रोज मुख्तलिफ मकामात पर सर्दी में। जब वो आए, आपको होना ही चाहता कि आप मेहमान नवाजी का हक अदा करते, उनके लिए खेमे लगा देते, उनके लिए वहां पे सर्दी से बचने के लिए इंतजाम कर देते, उनके लिए खुराक का इंतजाम कर लेते, और फिर आराम से आकर उन्हें कहते कि क्या मसला है, कौन से मुतालिबात लेकर आए? हम रियासत है, रियासत माँ होती है। माँ कभी अपने बच्चों पर जुल्म नहीं कर सकती। और जब एक रियासत ही अपने आवाम पर जुल्म करेगी, तो दुनिया की तारीखें है कि फिर वो रियासत, जिस रियासत में इंसाफ ना हो, जिस रियासत में जुल्म बर्बरियत हो, रियासत कायम नहीं रह सकती। ये दुनिया की तारीख है। दुनिया में जितने भी रियासतें हैं, जहां इंसाफ नहीं होती, और रियासत न तो कायम रह सकती है, और न ही वो रियासत कभी आगे जा सकती है। तभी तो पाकिस्तान इतने मुश्किलात के शिकार है। आपसे पख्तून नाराज, सिंधी नाराज, सराइकी नाराज, बलोच नाराज, तो फिर कौन सी, किस बात पर? इस बात के लिए कोई, इस बात पे गौर करने के लिए कोई तैयार नहीं कि बाबा पश्तून नाराज क्यों है, बलोच नाराज क्यों है, क्यों, किस बात पर? ऐसे क्या हुआ है? आप बलूचिस्तान जाकर उनके वसाइल लूट रहे। वसाइल तो हम आपका शुक्रिया अदा करते, चले लूट ले, लेकिन सवाल यह है कि आप वो आपकी उनकी इज्जतों को लूट रहे हैं। आप वहां पर उनके औरतों पर हमलावर है, आप वहां उनके घरों में हमलावर है, आप वहां उनके बच्चों पर हमलावर है। मासूम बच्चे, 10 साल 15 साल के बच्चे गुज़िश्ता 10-15 सालों से लापता है। अब आप 10 साल का बच्चा कौन सी दहशतगर्दी कर सकता है? 10 साल का बच्चा कौन सा, किस हमले में मुलविस हो सकता है? आप उनको गिरफ्तार किया, आपने उनके गिरफ्तार किए, 10 साल से लापता है। असने नाम का एक 15 साल बच्चा तालिब इल्म था, उन्हें गिरफ्तार किया, लापता है। राशिद हुसैन, उन्हें दुबई से लाकर या लापता किया गया। दुबई की पुलिस ने या पाकिस्तानी पुलिस को हवाले कर दिया, लेकिन वो अब इनकारी है कि हमारे साथ नहीं है। इसी तरह हजारों, क्या मारंग बलोच का वालिद उन्होंने कत्ल किया है। तो अब अगर मेरे वालिद को आप कत्ल करोगे, मेरी इज्जत लूटोगे, मेरे घर पे आप हमलावर होंगे, मेरी इज्जत पर आप हमलावर होंगे,
تو پھر تو چاہے آپ جتنا بھی طاقتور اور نہیں ہو سکتا، کم از کم میں آپ کے خلاف تو نکلوں گا، آپ کے خلاف تو بات کروں گا۔ اب مارنگ نے ایسی کون سی بات کر دی کہ آپ نے انہیں گرفتار کر لیا؟ ایسی کون سی بات ان معصوموں نے کی کہ کل رات کو آپ نے ان پر حملہ ہوئے؟ تو آپ کا روایہ ان لوگوں کو کہاں تک لے جائے گی؟ انسان فطرتی عمل ہے، جب آپ انسان کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، فطرتی عمل ہے وہ آپ سے نفرت کریں گے، نفرت کے بدلے نفرت ہی ملے گی۔ پھر آپ کا گلہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں، آپ ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ محبت کس بنیاد پر کرے؟ سوال ہے کس بنیاد پر؟ پشتون اور بلوچ، میں پاکستانی اسٹیٹ سے سوال کرتا ہوں، پشتون اور بلوچ کس بنیاد پر آپ سے محبت کرے؟ کیا دیا آپ نے 75 سالوں میں؟ آپ نے کیا دیا ان دو اقوام کو؟ قتل، لاشیں، لاپتہ، وطن برباد، سڑکیں برباد، نہ تعلیم نہ اسپتال، دنیا کی کوئی وسائل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر ہم کس بنیاد پر، مجھے اس سوال کا جواب دے دیں، ہم کس بنیاد پر اسٹیٹ سے محبت کر لیں؟ اسٹیٹ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، یا قومیں رہتی ہیں، مختلف قومیں، لیکن یہاں پر پاکستان فقط پنجاب تک محدود ہو چکا ہے۔ اگر آپ پنجابی ہو پھر آپ سب سے بڑے مسلمان، آپ سب سے بڑے ایماندار، آپ سب سے بڑا محب وطن، اور اگر آپ کسی اور قوم سے تعلق رکھتے ہو تو پھر آپ ابھی کچھ دن پہلے شاید آپ نے دیکھا ہو، یا آپ بلوچستان سے پنجاب جانے کے لیے، خیبر پختونخوا سے پنجاب جانے کے لیے آپ کو وہاں پر کلیئرنس کرنا پڑے گی، آپ کو پرچیاں لینے پڑے گی، یا وہ آپ ویزا، جس طرح ہم پاکستان یا پاکستان سے لوگ افغانستان جاتے ہیں تو ویزا لگاتے ہیں، تو اب خیبر پختونخوا کے لوگ جب پنجاب جا رہے تھے تو ویزا لگا رہے تھے، تو اسٹیٹ کا اندازہ لگایا کہ آپ کو اس کس سوچ کے مالک ہے لوگ، کس نظریے کے مالک ہے لوگ، تو پھر کس طرح پہنچ جائے گی؟ میں سوال، کل رات سے اسلام آباد میں میرے پیچھے 2 چاپے پڑے ہیں مجھے گرفتار کرنے کے۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے ایسا کیا جرم کیا؟ میں نے ان معصوموں کو تو کیا کوریج دیا، یہ میرا جرم ہے، اور اگر یہ جرم ہے میں کرتا رہوں گا، گرفتار کرے، نو ٹینشن۔ تب پاکستان سوالوں سے ڈر رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ عثمان بھائی اتہاس سے سبق کیوں نہیں سیکھتی پاکستان کی سرکاریں؟ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، ایسے ہی ظلم، ایسے ہی آپ تو حق مانگ رہے ہو نا، آپ کو زیادہ تو نہیں مانگ رہے، حق مانگ رہے ہو جی، جو ہمارا حق ہے وہ حق دے دیا جائے۔ یہی کام بنگلہ دیش کے لوگوں نے، پوربی پاکستان کے لوگوں نے کیا تھا کہ بھائی حق دو، حق نہیں دیا گیا تو کیا ملک ٹوٹا، آدھا ملک چلا گیا؟ تو کیا پاکستان اس سے نہیں سیکھ رہا کہ یار بلوچ ہمارے ہیں، پشتون ہمارے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ کہتے ہو کہ جی ویزا لے کے آؤ اور اس طرح کے پرچیاں کاٹو؟ مطلب آپ ان کو بیگانہ بتا رہے ہو اپنے ہی وطن میں۔ بالکل، دیکھیں ہم یہی چیخے لگا رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا را ریاست اپنے پچھلے غلطیوں سے سبق سیکھے۔ کیوں بنگلہ دیش چلا گیا آپ سے؟ آپ ان کو حق نہیں دے رہے تھے، جب وہ اکثریت میں کامیاب ہوئے انتخابات میں، آپ کو دل میں آپ کا ضمیر تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ کوئی بنگالی پاکستان پر حکومت کرے، تو پھر وہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک قومیں، آپ نے یہی ظلم آپ نے تو بنگال میں بھی کیا، آپ نے ان کے بچوں پر، آپ نے ان کے عورتوں پر ظلم کیے، وہاں پر آپ نے دنیا جہاں کی تمام مظالم آپ نے وہاں ڈائے، تو پھر یہی ظلم تو آج آپ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم ہر روز ان کو کہتے ہیں کہ خدا را یہ مظالم نہ کرے، وہ یا پہ ان انسانوں کو اپنے حقوق دے دے، آئینی حقوق دے دے، زیادہ نہیں مانگتے، جو پاکستان کے آئین، جو پنجاب کے شریک کا جو حق ہو وہ مجھے دے دے، پنجاب میں آپ پنجابی والدہ کو، پنجابی بچے کو جو حق ہے وہ مجھے بھی دے دے، اگر ان کو پڑھنے کا حق ہے اسکول میں مجھے بھی پڑھنے دے دے، مجھے اے پی ایس کی طرح پیشہ ور میں قتل نہ کرے، میرے بچوں کو قتل نہ کرے، ایک دن میں سینکڑوں جنازے میرے گھر مت بھیجے، وہاں پیشہ ور میں اگر آپ کی والدہ کے لیے اسپتال کی کوئی بہترین سہولیات ہے تو مجھے بھی وہ سہولیات چاہے، مجھے وہ بھی سہولیات دے دے۔ ہم زیادہ نہیں مانگ رہے، یہاں تک بلوچستان اور کے پی کے میں اب یہ صورتحال آ چکی ہے کہ ہم وہ حق بھی نہیں مانگتے، لوگ وہ کہتے ہیں کہ خدا را بس ہمیں قتل مت کرے، ہمیں کچھ نہیں چاہے، دنیا کوئی وسائل نہیں چاہے، دنیا کوئی سائل نہیں چاہے، خدا را ہمیں یہاں پہ قتل نہ کرے، ہم پر ظلم نہ کرے۔ تو چمن میں گزشتہ 2 مہینے سے دھرنا بیٹھے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو باڑ لگائی گئی ہے، جو دروازہ ہے افغانستان کے ساتھ، ہمارا یہ رشتے، ہمارا مسجد، ہمارا مکان، ہمارا گھر بار، ہمارے سب ایک ہے، تو وہاں پر ہم ہزاروں سال سے آتے جاتے ہیں، بس یہاں پر شناخت کارڈ ہے، وہاں افغانستان کا ویزا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، باقی اور کون سی کلیئرنس آپ کو چاہے؟ نہیں، اب پاسپورٹ ہوگی، اب اگر چمن کے دروازے پر پاسپورٹ لاگو ہوگی تو میں وہاں چمن کے لاکھوں آبادی یہ سب بے روزگار ہو جائیں گے، چمن میں اور کچھ بھی نہیں سوائے اس باڑ پر جو دروازہ ہے، کچھ بھی نہیں، تو بے روزگار۔ اچھا، اب اگر لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تو ان کو
قتل کرنے سے, ان کو ڈکیتی کرنے سے, ان کو دہشت گردی کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ تو ریاست خود عوام کو دہشت گردی کی طرف دھکیل رہی ہے, ریاست خود عوام کو بدامنی کی طرف دھکیل رہی ہے. اب مجھے چمن نہیں جانے دیا جا رہا, آپ مت جائے, بار بار میرے ساتھ رابطے ہوتے, اب کیوں یہ کرتے؟ اب کل رات سے 2 چاپے پڑے, اب ظاہر سی بات ہے کس بات پر, اسی بات پر کہ آپ یہ بات کیوں کرتے. تو یہاں پر بیان کی کوئی آزادی نہیں, یہاں پر جو آئین کی وائلیشن ہے, جو قانون کی وائلیشن ہے, خود ریاست ہی کر رہی ہے, ریاستی ادارے کر رہی ہے. ہمارے یہاں عثمان بھائی بھارت میں کہا جاتا ہے, جب ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو بات ہوتی ہے جب پاکستان کی, تو پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ میرا نظریہ ہے, ہمارا نظریہ ہے کہ جی پاکستان کا مطلب صرف پنجاب. تو میرے من میں اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب صرف پنجاب؟ کیا بلوچستان نہیں ہے, کیا سندھ نہیں ہے, کیا کے پی کے نہیں ہے, کیوں ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کا مطلب صرف پنجاب؟ بالکل 100% درست بات ہے. پاکستان کا مطلب صرف پنجاب ہے, اس لیے کہ پنجاب میں موٹر ویز ہے, اور بلوچستان اور پورے کے پی کے اور بلوچستان بڑے 2 صوبے سب سے زیادہ, اور اس وقت بلوچستان کے سارا پاکستان بلوچستان کے وسائل اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے وسائل میں اس وقت کوئی موٹر وے نہیں. پنجاب میں اورنج ٹرین ہے, اس وقت بلوچستان اور کے پی کے میں کوئی اورنج ٹرین نہیں. پنجاب میں بڑے بڑے اسپتال, بڑے بڑے اسکول, بڑے بڑے کالجز, بڑے بڑی یونیورسٹیاں تو موجود ہے. اس وقت بلوچستان اور کے پی کے میں کوئی بڑی یونیورسٹی, کوئی بڑا کالج, کوئی بڑا اسکول موجود نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہاں پر وسائل کے اتنا فقدان ہے کہ وہاں اسٹوڈنٹ یونیورسٹی تک نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. اسٹوڈنٹ کالج اور اسکول تک نہیں جا سکتے کیونکہ وہ پس کا ان کا مسئلہ ہے, وردی کا ان کا مسئلہ ہے. یہاں پہ جو جتنے وسائل کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. پنجاب میں امن ہے. میں نے دیکھے, بری بات ہے, ہم ہر قتل کو جہاں پر بھی ہو, دنیا کے کسی بھی انسان کے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہو ہم مذمت کرتے ہیں, ہم ان کے خلاف ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پاکستان ایک اسٹیٹ ہے, اس میں پنجاب بھی آتا ہے, بلوچستان بھی آتا ہے, کے پی کے بھی آتا ہے, گلگت بلتستان بھی آتا ہے. پاکستان ایک اسٹیٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ لاہور میں امن اور بلوچستان میں بدامنی کیوں ہے؟ لاہور میں امن اور کے پی کے میں بدامنی, خیبر پختونخوا میں بدامنی کیوں ہے؟ اب اگر کوئی دہشت گرد پاکستان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو وہ یہ فرق نہیں کرے گا کہ لاہور ہے یا بلوچستان, وہ یہ فرق نہیں کرے گا کہ خیبر پختونخوا یا گلگت بلتستان یا کوئی اور. دہشت گرد پاکستان کا دشمن اگر پاکستان پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں وہ فرق نہیں کرے گا, وہ فرق نہیں کرے گا کہ کون کس شکل کا کہا کا پاکستانی ہے, نہیں, وہ صرف کہتے ہیں کہ پاکستانی ہے. تو پھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں گزشتہ 75 سالوں سے دھماکے, ٹارگٹ کلنگ, دہشت گردی کے واقعات یہ ہو رہے ہیں. لاہور میں نہیں ہوتے, پنجاب میں نہیں ہوتے. سوال ہے, میں نہیں کہتا کہ ہو جائے, میں نہیں کہتا کہ ہو جائے, خدا نہ کرے, کبھی بھی نہ کرے, چاہے میرا جتنا بھی بڑا دشمن ہو, اگر ان پہ ظلم ہوتے ہیں, ہمارا پشتونوں کا, ہمارا بلوچوں کا یہ عقیدہ ہے, اگر ہمارا کسی دشمن پر بھی کوئی ظلم کرے ہم اس کا مذمت کریں گے. دشمن پر بھی, ہماری دشمنی اپنی جگہ, لیکن ہم زیادہ نہیں چاہتے. اب سوال یہ ہے کہ پنجاب میں امن اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن کیوں نہیں ہے؟ پنجاب میں آپ ترقیاتی منصوبے لے آتے ہیں, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیوں نہیں لے آتے؟ تو اس سے یہی ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کا مطلب پنجاب. آپ آئے, آپ ویزا لگائے, آپ پاکستان آئے, دورہ کرے, آپ جائے پنجاب دیکھے, آپ لاہور دیکھے, اور پھر آئے خیبر پختونخوا اور بلوچستان دیکھے, آپ خود یہ کہیں گے کہ واقعی پاکستان کا مطلب صرف پنجاب ہے اور پنجاب تک محدود ہے. عثمان بھائی, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ ایز اے اسٹیٹ پاکستان فیل ہو رہا ہے اپنے ہی سٹیزنز کے خلاف, فیل ثابت ہو رہا ہے, تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ یہ ریاست اس کے جو نمائندے ہیں, اب یا پھر نگران وزیر اعظم, نگران کابینہ بیٹھی ہے, یہ سوالوں کے لیے تیار نہیں ہوتے, یہ آپ کے سوال سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بلوچستان کے وزیر اطلاعات کو میں نے بار بار کہا کہ آئے ہم انٹرویو کر دیتے, آپ مجھے غلط ثابت کریں, میں سوالات لے کر آتا ہوں, مجھے غلط ثابت کرے تاکہ لوگ مجھے کہے کہ عثمان آپ غلط ہو.
आप आए, हम बात करते हैं। वो सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर क्वेटा प्रेस क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ पहले तो मुझे क्वेटा प्रेस क्लब में मुझे जाने की इजाजत नहीं होती। बहरहाल बहुत ही कुछ सोच से मैं वहां अंदर गया। जब गया तो उन्होंने, जब मैं सवाल करने लगा तो वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। और फिर जब उन्होंने कैमरे बंद हुए तो उन्होंने कहा कि उस्मान, जब मैं आपसे इंटरव्यू नहीं कर सकता, आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। पता नहीं, मैंने मसाइल मेरे लिए पैदा होंगे, आपको क्या, मैंने मुझे सवाल को जवाब। तो यार रियासत के पास सवाल का जवाब नहीं है, तो फिर और क्या कर सकती है रियासत? एक एटमी रियासत जो खुद को, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, नंबर वन एजेंसी, नंबर वन इदारे, नंबर वन फलाना, नंबर वन फलाना। सवाल यह है कि आप एक आम आदमी, मुझ जैसे आम आदमी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तो फिर इससे आपका ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उस्मान भाई, मैं आपको मतलब क्या कहूँ, बहुत मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जिस बेबाकी से बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत होनी चाहिए आपके जैसे और कई लोगों में कि भाई आप जिस तरह से बेबाकी से बोल रहे हो, अपने हक की बात कर रहे हो, वो बात रखे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अब मैं आपका। आखिरी सवाल पूछता हूँ। जिस तरह से 75-76 ईयर से KPK को, बलूचिस्तान को या सिंध को, इन इलाकों को पाकिस्तान की सरकार ने नज़रअंदाज किया है, आप भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान एकजुट रह सकता है या पाकिस्तान टूट सकता है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो? मैंने अपने पहले लफ्जों में कहा कि जिस रियासत में इंसाफ नहीं होती, जहाँ पर जुल्म होते हैं, जहाँ पर गैर आईनी, गैर कानूनी काम होते हैं, और दुनिया की कोई भी रियासत हो, वो इंडिया हो, वो अमेरिका हो, दुनिया की कोई भी दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत रियासतें भी हो, लेकिन अगर वहां पर इंसाफ कायम नहीं होती, वो रियासत कायम नहीं रह सकती। इसका मिसाल हमारे सामने है। देखिए, बांग्लादेश हमारे सामने है, इसका मिसाल है। तो दुनिया की कोई भी रियासत, देखिए आप, गुज़िश्ता 100 सालों में दुनिया में सैकड़ों रियासतें वजूद में आई। किस बुनियाद पर? क्यों? क्योंकि वहां पे मजालिम हो रहे थे, वहां पर इसी तरह कौमों को महकूम रखा जा रहा था। तो हम भी मुतालिबा करते हैं कि खुदारा यहाँ पर आईन जो आईन कहता है वही करे, हमें मंजूर है। हम आईन से बढ़कर कुछ भी नहीं चाहते। यहाँ पर आप जुल्म बंद करें, यहाँ पर आप बच्चों को, यहाँ पर आप औरतों पर, उन पर हमलावर ना हो। अब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस इंटरव्यू के बाद मुझे इल्म है, जब इंटरव्यू देखेंगे तो बड़े गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे इससे पहले भी मेरे लिए मुश्किलात पैदा हुए थे, इससे पहले भी मुख्तलिफ शक्लों में हम बयान नहीं करते। अब मैंने कहा, अभी गुज़िश्ता 3-4 घंटों की पहले की सूरत हाल आपके सामने, गिरफ्तारी की कोशिशें जारी, गिरफ्तार करे, कोई मसला नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या मेरी गिरफ्तारी से मसाइल हल होंगे? क्या मुझे या कत्ल करने से मसाइल हल होंगे? अगर हल होते हैं तो मैं अभी आपको अपना सर का नजराना पेश करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान स्टेट के लिए सर का नजराना पेश किया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे मसाइल हल हो जाए। मसाइल हल नहीं होते, तशद्दुद से मसाइल हल नहीं होते। आप यहाँ पे कत्लेआम से मसाइल हल नहीं कर सकते। इंसाफ की बोल बाला कर दे, यहाँ पर इंसाफ कायम करे, यहाँ पर आईन की जो शरायत है वो लागू करे। फिर आपसे ना पश्तून नाराज होंगे, ना बलोच, ना कोई भी नाराज आपसे। हमसाया क्यों नाराज है? हमसाया क्यों? कौन है दोस्त पाकिस्तान का? सवाल है, कौन है दोस्त? चीन नहीं नाराज, अफगानिस्तान नहीं नाराज। कल तक आप अफगानिस्तान, वहां पे जो काबुल के हुक्मरान है, उनके आने पर आप यहाँ पे खुशी से झूम रहे थे। आज आपके दुश्मन इंडिया नहीं, कोई और रियासत, ईरान नहीं। तो सवाल है कि आपसे सब नाराज क्यों है? कभी अपने गिरबान में जाकर तो देखे, क्या मुझसे मेरे लोग नाराज, मेरा हमसाये नाराज? अब मसला क्या है? आप हमेशा उंगलियां हमारी तरफ करते हैं कि मसाइल आप में है। कभी एक दिन सिर्फ उंगलियां अपनी तरफ करे और अपने गिरबान में जाकर देखे कि मसाइल, असल मसला कहाँ है। हम बैठने के लिए तैयार है, हम बात करने के लिए तैयार है, और लेकिन बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। अब हम क्या, दुनिया भी सुनने के लिए तैयार नहीं, पाकिस्तान भी सुनने के लिए तैयार नहीं। तो फिर फितरती अमल है, हम मजबूर है। कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करे कि उसे हमें हक मिले, कोई ऐसा रास्ता हम इख्तियार करेंगे कि उससे हमें इंसाफ मिले। अब पाकिस्तान की मौजूदा अंदरूनी सूरत हाल है, इमरान खान जेल में, मंसूर पश्तीन जेल में, चमन में हजारों अफराद धरने में बैठे हैं। कल रात की जो बलोचों की सूरत हाल तो वो आपके सामने है। तो मुल्क सारा सराफा एहतिजाज है, सारा सराफा एहतिजाज है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, ये जो जितनी जेल में है, जितने एहतिजाज पे, सब गलत है, मैं ठीक हूं, मैं। ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ देखे अपने आप, एक घंटे के लिए सिर्फ सोच ले कि मसाइल क्या कहाँ से आए हैं। बिल्कुल सही बात कही है। चलते चलते एक और बात पूछ लेता हूँ। क्या भारत से आपको किसी तरह की मदद चाहिए? नहीं, देखिए, हमें मदद हम सिर्फ खुदा से ही तलब करते हैं। बहरहाल
भारत इंसानी हकूक के बुनियाद पर हमारी हिमायत कर सकती है। मैंने कहा दुनिया की कोई भी रियासत अगर कहीं पर भी किसी भी आवाम पर जुल्म हो रही है, अब देखिए गजा में जुल्म हो रहा है इसराइल की जानिब से, जिस तरह दुनिया की दिगर रियासत है, जिस तरह पाकिस्तान उसकी मजम्मत कर रही है, यहाँ पर बलूचिस्तान में, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह जुल्म हो रहा है पाकिस्तानी स्टेट की जानिब से, दुनिया को चाहे, इंसानी हकूक की तंजीमों को चाहे जो भी रियासत हो, जो भी हो, इनकी मजम्मत करे, पाकिस्तान को कह दे कि इन अमाल से आप अपना हाथ उठा ले, मत करे, जुल्म मत करे, यहाँ पर लोगों के आईनी हकूक पर आप हमलावर मत हुए, यहाँ पर लोगों के घरों पर, उनके बच्चों पर आप हमलावर मत हुए। ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें यही मदद चाहिए, सिर्फ हम भारत की बात नहीं करते, दुनिया की सब रियासतों से, दुनिया की सबसे इंसानी हकूक की तंजीमों से हम यही रिक्वेस्ट अपील करते हैं कि खुदारा पाकिस्तान से बात करें, उनको कह दे कि यहाँ पर जो पश्तून और बलोचों के साथ आपके मसाइल चल रहे, इन मसाइल पर गौर करें, इन मसाइल को हल कर दे। कोई किसी का देखिए जिंदगी है, 50 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, इससे ज्यादा उम्र किसी की नहीं। तो कौन चाहता है कि मसाइल में गुजरे? नहीं, बलोच नहीं चाहते, नहीं पश्तून नहीं चाहते। अब अगर आपने मसाइल पैदा किए हैं तो खामखा रिएक्शन तो आएगा, वो जरूर एहतजाज के लिए निकलेंगे, वो जरूर बात करेंगे। अब आप कहते हैं कि ना बात भी ना करे, आप खामोश रहे, तो फिर कौन सा रास्ता? मैं रास्ता सब पूछना चाहता हूँ। आप एहतजाज का हक छीन लिया, चले आपने कल रात को बलोचों से एहतजाज का हक छीन लिया। अब आपसे सवाल है, बलोच आप क्या करें? उनके भाई लापता है, वो क्या करें? उनका हक आप छीन रहे, वो क्या करें? उनके वसाइल आप लूट रहे। बिल्कुल, आपके सवाल जायज़ हैं, आपके सवाल हक वाले सवाल हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की जो पंजाब की आवाम है उनको भी ये बात समझनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से यूएन में हमेशा इस बात का जिक्र किया जाता है, अभी हाल फिलहाल भी जिक्र किया गया था कि भाई वहाँ पर जो जुल्म किए जा रहे हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ पे, वो न किए जाए। पाकिस्तान भारत की तरफ से अपना काम यूएन में हमने किया है। उम्मीद करता हूँ उस्मान भाई कि आप गिरफ्तार ना हो, आप यूं ही अपने हक की आवाज़ उठाते रहें, क्योंकि देखिए हक के लिए खड़े होना ये किसी भी देश में, किसी भी कानून में इसको गलत नहीं कहा जा सकता है। और आप तो अपना हक मांग रहे हैं जो आपका है। तो मुझे लगता है कि आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी आवाज़ यूं ही बुलंद करते रहें। और हमें टाइम देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।